एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आज हम शुरू करते हैं आसियान से। पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, सारे लोग 2-3 बार बोलेंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आप सब लोगों को पता होगा ये कैसे देश है, एशिया महाद्वीप के देश है। और एशिया महाद्वीप में भी कौन सा, आप कहेंगे साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व के। और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, संघ, यानी कि हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। स्थापना कब हुई थी, 1967 में। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जकार्ता। शुरुआत में जो है साथी ये आपका सिर्फ 5 देश थे, लेकिन वर्तमान में जो इसके 11 देश हो चुके हैं। ये आपसे पूछा जाएगा, ये शायद आपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा हो। और इसका 11वां सदस्य जो बना है वो तिमोर बना है। चूंकि दोस्त इसकी स्थापना 8 अगस्त को हुई, इसीलिए 8 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, आपका आसियान दिवस मनाते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताई थी, यूएन की स्थापना जिस दिन हुई उसको यूएन दिवस मनाया जाता है। तो क्या आप अच्छा रिवीजन कर रहे हैं? तो मुझे बताइए यूएनओ की स्थापना किस डेट को हुई थी, किस डेट को हुई थी, बोलेंगे बेटा। तो 11 देश हैं, 11 देश याद करने के लिए जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया उतना भर याद रखना काफी होगा। बिम्स्टेक की बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। जब आप कोई इनिशिएटिव लेंगे, इसका मतलब आपने अपनी फैमिली के लिए कोई इनिशिएटिव लिया, यानी कोई पहल की, शुरुआत की। ऑन मल्टी सेक्टोरियल, मल्टी सेक्टोरियल मतलब एक सेक्टर से ज्यादा, बहुत अधिक क्षेत्र हो। टेक्निकल का मतलब तकनीकी, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, कोऑपरेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सहयोग। यानी बिम्स्टेक को हम क्या कह सकते हैं, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी जो भी देश इसमें होंगे वो क्या करेंगे, अपना वो अपना आर्थिक और तकनीकी विकास एक दूसरे के साथ मिलकर के करेंगे। क्या भारत बिम्स्टेक का सदस्य है? तो जिसका सदस्य भारत है उसमें प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्थापना 6 जून 1997 को एक बैंकॉक अनाउंसमेंट हुआ। मुख्यालय इसका ढाका में है। और इसमें जो देश हैं वो 7 हैं। देखो इन सब के नाम यहीं से बनते हैं। क्या बोलेंगे, B4 क्या है, बांग्लादेश। और B4 ही भूटान है। B4 बांग्लादेश और B4 ही साथी आपका भूटान है, भूटान। I4 क्या हो जाएगा, इंडिया। I4 इंडिया। M4 क्या होगा आपका, म्यांमार होगा। M4 क्या होगा, म्यांमार होगा। आप सब लोगों को साथी मैंने बताया था कि जो सार्क हम पढ़ रहे थे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मुझे बताइए उसमें म्यांमार था या नहीं था। दक्षेस में दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन था उसमें म्यांमार था या नहीं था। आप सब लोगों को पता होना चाहिए। वहां पे भैया आपने बताया था दक्षिण में नहीं है म्यांमार, दक्षिण में मालदीव है। वहां M4 मालदीव था, MBBS पानी जहां हमने पढ़ा था, यानी मालदीव था आपका, तो M4। तो लेकिन वहां पर म्यांमार नहीं था, यहां पर म्यांमार होगा, ऐसे याद रखना। ओके, तो म्यांमार हो गया M4। और इसी में बनता है N4। N यहां से देखें, एक N बन जाता है। N4 नेपाल हो जाता है, S4 श्रीलंका हो जाता है और T4 थाईलैंड हो जाता है। देखो ठीक है। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं। पहले भारतीय हैं ये, मतलब इनसे पहले कोई इंडियन नहीं था। तो एक बार फिर से रिवाइज करें, B4 क्या हो गया, बांग्लादेश भूटान हो गया। I4 क्या हो गया, इंडिया हो गया। M4 2 देश बनेंगे, कौन कौन से, म्यांमार, और उसी में M में N नेपाल बन जाएगा, नेपाल बन जाएगा। S4 श्रीलंका और T4 थाईलैंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। उसमें आपका क्या बोलेंगे, क्या लिखा था इन्होंने, उसमें म्यांमार नहीं था। हाँ जी, नहीं था, सार्क में म्यांमार नहीं था। भैया आज जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया। हाँ जी, बहुत बड़े कलाकार थे देश के। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या बोलेंगे इसको, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अर्थात एशियाई देशों के विकास के लिए एक बैंक है। इससे भी पैसा लेते हैं, इसे वर्ल्ड बैंक से मैंने आपको बताया था
कि वर्ल्ड बैंक से भी पैसा लिया जाता है और एक इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है एक समय सीमा में। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। बहुत पूछा जाता है, मैं फिर से रिवाइज कर दूं साथी। किसी भी संगठन की स्थापना और उसका हेडक्वार्टर मत भूल जाना, मत भूलना, है ना। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? मनीला। मनीला किस देश में है बताएंगे? मनीला, ठीक है। विकास बैंक के लिए मनीला, पैसेला, ये फिलीपींस में है। शुरुआत में इसमें 31 सदस्य थे, लेकिन अभी एडीबी के पास में 68 कंट्रीज हैं। अब एक ध्यान जाता है कि भैया एडीबी में जितनी भी कंट्रीज हैं क्या वो सब एशिया की हैं? तो आप कहेंगे नहीं भैया, ये सारे देश एशिया के नहीं है। इसमें 49 ही देश ऐसे हैं जो एशिया के हैं, बाकी 19 कहाँ के हैं? वो एशिया के बाहर की कंट्री है। मेरा दोस्त आपसे जब प्रश्न आया, जाकिर हुसैन आप सब जानते होंगे, मुझे बताना जाकिर हुसैन किस वाद्ययंत्र से संबंधित थे? अभी मैंने नाम लिया था जाकिर हुसैन जी का। भैया आज तो बड़ी खुशी की बात है, 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। हाँ जी, आज प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है, अच्छे बच्चे की तरह। अच्छा ये बताओ, ऐसे कितने साथी हैं जो अपने सिलेबस का लगभग 80% कवर कर चुके हैं? क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम में भी टाइम है, दिसंबर है आपके पास में अभी, है ना, जनवरी है आपके पास में अभी। 80% पर कितने पहुंच चुके हैं कि भैया पढ़ तो लिया है, अभी रिवीजन बाकी है, बाकी 80% तक हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी बहुत चीजें हमारी कवर अप करने के लिए बची हुई हैं, बताएंगे भाई एक बार। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो वो उस प्रैक्टिस सेट से क्या होगा, मैं आपको सारे सब्जेक्ट जो भी मान के चलो हम क्रम से लाएंगे, पॉलिटी के, हिस्ट्री के क्वेश्चन, कि भाई आपके एग्जाम में आपका स्कोर ऐसे बूस्ट होगा, ये चीज़ें आपको एक बार फिर से पॉइंट आउट करके रखनी है। तो उसमें हम सब मिलके प्रयास करेंगे, ओके। बहुत अच्छा, उसका हमेशा 3 बजे के सेट का एसएससी के एग्जाम्स में अगर मैं बात करूं, मतलब बहुत इम्पैक्ट आता है। आपको हर बच्चा मिल जाएगा, हर सेलेक्टेड बच्चा उसके बारे में बात करता हुआ, तो उसमें उतनी मेहनत हमारी और आपकी मिलकर होती है। भैया तबला वादक थे, बहुत शाबाश। भैया मैं लगभग 70% कर चुका हूँ, मतलब यार 80 और 70 लगभग उतना ही है। भैया लगभग सारा हो चुका है, 10% के करीब सिलेबस बचा हुआ। और देखो एक चीज और गाइड कर दूं आपको, आपको अभी पता है कि आपको कितना हो गया है 100 में से, आपको पता है 70 to 80 हो गया है। जो भी हुआ हो, किसी का 60 किसी का 50, ठीक है। अब ऐसा मत बोल रहे भैया मेरा तो 10% ही हुआ है। आप कितने आवर्स अब तक स्टडी करते होंगे ये आपने देख चुके होंगे आप लोग। आप कहेंगे जी भैया हम जो है अब तक 6 से 7 घंटे डेली पढ़ते थे, या 8 घंटे, या 9 घंटे, 10 घंटे, जो भी मान लें। अब आपको अगर लग रहा है कि आपका सिलेबस सही चल रहा है, आप चीज़ों को कवर कर लेंगे, तो उसी वे को मेंटेन रखिए, उसी टाइम टेबल को मेंटेन रखिए, क्योंकि एक स्टूडेंट का टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें उतने भर में कवर नहीं हो पाएंगी, तो अपने जो आवर्स है ना वो थोड़े बढ़ाओ, 1-2 घंटे, है ना। अभी उस प्रयास को थोड़ा करना शुरू करो, क्योंकि आप में से ऐसे बच्चे भी होंगे ना जो पहले बैच को कर चुके होंगे और इस दूसरे बैच से उनका रिवीजन हो रहा होगा। पहला बैच भी तो हो चुका था, वो तो काफी टाइम, तो वो बच्चे तो बहुत आगे होंगे। फिर मेहनत करके उनसे आगे निकलना है, अच्छा रिवीजन करना है। मस्तागु असाकावा कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और ये भारत के क्या बोलेंगे, भार्गव दास गुप्ता इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। फोटो शायद अशोक लवासा जी का लगा दिया इन्होंने। राष्ट्रमंडल की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ। अच्छा कॉमनवेल्थ कौन से देश हैं बताएं जरा। कॉमनवेल्थ, आप कहेंगे भैया वो सभी देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, यानी कि जिनको ब्रिटेन ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए अपना संसाधन बनाया। जैसे भारत से मुझे बताओ, अंग्रेजों ने पैसा लेके गए यहां से या नहीं? जैसे दादा भाई नौरोजी आप पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में, उन्होंने लिखी ड्रेन थ्योरी, धन निकासी का सिद्धांत, उसमें उन्होंने बताया कि ये ब्रिटिशियर्स भारत को कैसे लूट रहे हैं। तो जब उन्होंने भारत को लूटा तो ऐसी अन्य देश, तो ऐसे कुल मिलाकर के 54 देश हैं आज दुनिया में जिन पर ब्रिटेन का अगर मैं कहूँ राज रहा है, या हम ये कह सकते हैं जो ब्रिटिशियर्स कॉलोनी रही हैं, जो ब्रिटेन का उपनिवेश रहे हैं, ठीक है। 1926 में बाल्फोर घोषणा हुई, बाल्फोर घोषणा हुई। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा हुई।
हेडक्वार्टर इसका क्योंकि ब्रिटेन है तो लंदन में ही होगा। सदस्य देश की बात करते हैं आपका इसमें 56, लेकिन वर्तमान में क्या बोलेंगे भैया 54। देखो यहाँ पर एक बात, सॉरी 54 गलत लिखी, 56 गलत लिखी है, 54। कितने देश हैं? 54। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। 24 मई क्यों भैया? यहाँ तो अभी आपने बताया स्थापना तो 11 दिसंबर है, फिर इसका डे अलग क्यों मना रहे हैं? क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी जो थी विक्टोरिया, उनका बर्थडे है। अब भैया महारानी के आदेश को कैसे न माने? तो ब्रिटेन की महारानी कहा कि भैया कॉमनवेल्थ डे जो है वो महारानी के बर्थडे से, क्वीन के बर्थडे से मनाया जाएगा। क्वीन के बर्थडे से। हिमांशु कहेंगे गुलाम जो इंग्लैंड, गुलाम शब्द कहने से थोड़ा बचा करो, क्योंकि भारत भी आता है, और जब भारत को आप कहेंगे गुलाम तो ये मतलब छात्र होने के नाते सही नहीं है। आपको कहना चाहिए भारत एक उपनिवेश रहा है, एक कॉलोनी रहा है, गुलाम नहीं। क्योंकि हमारे देश में लोगों ने उनके खिलाफ आवाज भी उठाई है ना, आंदोलन भी हुए हैं। गुलाम का मतलब तो ये होता है कि जब कोई आवाज ही ना उठे। गुलामी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना है। थम्स अप करो एक बार जी भैया, ऐसे नहीं बोलेंगे कभी भी हम कि भारत जो है गुलाम रहा है। इस शब्द से हमें हमेशा बचना है। हम कहेंगे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, कॉलोनी रहा है। बहुत बढ़िया। झूमर जी कह रहे हैं सर मैं 13-14 घंटे पढ़ता हूँ, रिजल्ट आएगा तो दोस्त सबसे ज्यादा खुशी आप ही को होगी। आपको लगेगा कि जो आपने मेहनत की थी, रिजल्ट बनना चाहिए, है ना, फाइनली रिजल्ट बनना चाहिए, कहीं भी बने बनना चाहिए। ओपेक, आप सारे लोग जानते होंगे कुछ देश ऐसे जिनके पास, जिनकी इकोनॉमी ही तेल पर चलती है। तेल, जो नीचे से तेल निकलता है, आप जानते हो ना, जमीन से तेल निकलता है। तेल के लिए फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, एक आपका प्रभाजी आसवन होता है। उसी क्रूड ऑयल अर्थात कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, मोम, ये सब निकलता है, ये सब बनाया जाता है। ओके। तो ऐसे देशों का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम तो निकालती हैं, साथ में उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट मतलब अपने देश में सामान को मंगाना, आना यानी आयात, और एक्सपोर्ट होता है आपका निर्यात, यानी कि किसी अन्य देश को सामान भेजना। स्थापना कब हुई इसकी? 1960 में बगदाद में। हेडक्वार्टर इसका वियना में। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 14 हैं। ये बढ़ते घटते रहते हैं, इनकी सदस्यता कभी कोई त्याग देता है, कभी ये 14 हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। तो एग्जाम में देख लेना, 14 या 15 में से एक ही विकल्प देगा आपको, है ना। ये करंट अफेयर्स में कभी कोई घटे बढ़े तो उसको गौर देना। ईरान, इराक ऐसे देश हैं। यूएई तेल के ऊपर चलता है, आपको पता ही है, जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं भैया कि इतना अमीर कैसे हुआ? तेल की वजह से। सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, गेबोन, गिनी, कांगो, कांगो है, अंगोला है आपका, अंगोला है, ठीक है, इक्वाडोर है, वेनेजुएला, इन सब की इकोनॉमी मतलब तेल पे। आपको याद रखना, इन देशों का संगठन ओपेक है, जो 1960 में बना था, 1960 में, ठीक है। सर जो आपके पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं वो आप प्रैक्टिस सेट में रिवाइज करा देंगे? हाँ जी बॉस, क्यों नहीं कराएंगे, सारे आर्टिकल्स रिवाइज हो जाएंगे, आप देखना। जो कुछ भी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है वो 3 बजे के सेट में मैं सारी चीजें आपके लिए रिवाइज करा दूंगा। देखो, अब से पहले भी सीरीज कराई है, आप में से बहुत सारे बच्चे कर चुके होंगे, थ्योरी सेक्शन आप पढ़ चुके हो। मतलब हमारा ये रहता है कि भाई आपके लिए एफर्ट लग जाए, क्योंकि फाइनली हमें रिजल्ट बनाना है। इस बार एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, देखा ना आप सब लोगों ने। तो मतलब बस वही एक उम्मीद है। अगर आप देखोगे ना, आज भी 50,000 सिलेक्शंस हैं, तो 50,000 में से मैं ये कहूँगा कि 80% जो बच्चे होंगे ना, वो आरडब्ल्यू से पढ़ के सेलेक्ट हुए होंगे। ये आरडब्ल्यू की पहचान है। मतलब उसके लिए गीत नहीं गाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ बच्चों को ऐसा नहीं है कि गैस्प करने की कोई परंपरा है, ठीक है, कि मैं आपके लिए अलग अलग तरीके की रणनीति बनाऊं, जीडी में स्कोर आप कैसे बढ़ा लें, जीडी में आप ये कैसे कर लें, जीडी में ये क्या कर लें, अंतिम दिन, अंतिम ये, अंतिम 40 दिन की रणनीति, अंतिम 30 दिन की, अंतिम 20 दिन की, अंतिम 5 दिन और अंतिम 1 दिन में रात में कैसे पढ़ाई कर लें, उस सब से मैं बचता हूँ। मेरा हमेशा आपसे ये रहा है कि भाई आप अवेयर बने, आपको एक समय पर अपना सिलेबस पूरा कर लेना है, और फिर उसके बाद में अभ्यास बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उस अभ्यास को हम आज शुरू कर रहे हैं 3 बजे। ओके। सब कुछ रिवाइज करा देंगे आप। एक, जिन स्टूडेंट्स ने पहले ज्वाइन किया वो जानते हैं, जो नए बच्चे हैं वो अपना दमखम लगाना उसमें, आप देखोगे खुद को आप, है ना, कहाँ पर पहुंचे हैं। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।
ब्रिक्स नाम से देख रहे होगे, इसमें 5 देश हैं, कौन कौन से? B4 बोलो कौन सा है? B4 आपका ब्राजील है भैया। B4 कौन सा है? ब्राजील। R4 आपका रशिया है, अर्थात रूस है। I4 क्या है? अपना प्यारा देश भारत, अर्थात इंडिया है। C4 क्या है? आपका चाइना है। क्या है? चाइना है। और S4 क्या है? आपका साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका सबसे बाद में जुड़ा है साथी, इसीलिए एस सबसे बाद में है। स्थापना 2009 में। साउथ अफ्रीका अगले वर्ष 2010 में शामिल हुआ इसमें। इन देशों ने अपना एक बैंक भी बना रखा है, जिसको हम बोलते हैं NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो 2014 में बनाया था। और उसका हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, कहाँ पे? संघाई, चाइना में। आप जब करंट अफेयर्स को पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे ब्रिक्स सम्मेलन होता है तो इसी क्रम में होता है। पहले जैसे ब्राजील में होगा, अगले साल वाला रूस में होगा, रूस इंकार कर देगा तो भारत में होगा, भारत इंकार कर देगा तो चाइना में होगा, मतलब क्रम से होते हैं। फिर साउथ अफ्रीका में होगा, और फिर चैन से होता है, फिर ब्राजील, फिर रूस, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ। इन सब की करेंसी बताओ मुझे देश की, ठीक है? इन सारे देशों की मुद्रा क्या है? तो आप क्या बोलोगे? मुद्रा। जैसे हमें कम से कम 20-30 देशों की मुद्रा और आपका राजधानी पता होनी चाहिए कम से कम, ठीक है? वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम प्रैक्टिस सेशन में करा देंगे आपको। किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो स्टैटिक जीके हो या अन्य कोई सब्जेक्ट हो, उसमें जो कुछ भी मिसिंग डेटा रहा है आपका दोनों बैच में, कुछ भी 2-4% कोई चीजें हैं, तो वो कवर मैं आपको प्रैक्टिस सेट से करा दूंगा। डोंट वरी, चिंता नहीं करनी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं दोस्त, जिनको हम क्रम से या फ्लो में पढ़ते हुए टॉपिक से हटके चीजें होती है और उनको हम कवर कर ही नहीं पाते, उनको वहां कवर कर, है ना? अच्छा एक बात बताओ, इन सब की करेंसी सोचो। ब्राजील की करेंसी क्या है भैया? रियल है। रूस की मुद्रा रूबल है। इंडिया की रुपीज है। चाइना की रेन मिन भी है। साउथ अफ्रीका की रैंड है। तो आप देखोगे इन सारी देशों की करेंसी जो है वो आर से स्टार्ट होती है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? आर कितनी बार आ गया सबकी करेंसी में? 5 बार, तो इसको R5 भी कहते हैं। ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्राजील की करेंसी रियाल, रूस की रूबल, इंडिया की रुपया, चाइना की रेनमिनबी, साउथ अफ्रीका की रैंड है। ब्रिक्स 2020-22 का सम्मेलन चाइना में। ब्रिक्स 2023 का सम्मेलन कहां पर होगा? आपका साउथ अफ्रीका में। क्या बोलोगे? BRICS। तो चाइना के बाद किसका नंबर आया? साउथ अफ्रीका का। और इसके बाद में ब्राजील का आपका, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। ओके। देखो यहाँ पर एक बात और है, अभी एक सेकंड रुकना। देखो यहाँ पे एक और बात पूछी जाती है। 2009 में ये जो आपका इनकी मीटिंग हुई थी ना, ये येकातिनबर्ग में हुई थी। येकातिनबर्ग, ये भी नोट करना बच्चों अपनी कॉपी में। येकातिनबर्ग रूस में इनकी 2009 में पहली मीटिंग हुई थी, और जहां पर इसको स्थापित भी किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। ठीक है? शिखर सम्मेलन के बाद जारी जोहानसबर्ग घोषणा 2023 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। कब? तो मुझे बताएंगे इन फ्यूचर आपका कितनी कंट्रीज हो जाएंगी ब्रिक्स में? जरा नाम गिन के बताइए। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। तो कितने देश और बढ़ने वाले हैं इसमें? बताएंगे एक बार? बोलेंगे भाई, बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, आगे चलेंगे। सर ये पैसे दे करके बुलाने के बारे में बोलते हैं कुछ लोग कि आपका बच्चों को पैसे दे के बुलाया जाता है। बहुत बुलाते हैं लोग, बुलाया जाता है। आपने देखा नहीं है SSC में तो स्टिंग ऑपरेशन हो गया था। बच्चे ने बता दिया था कि भैया मुझको यहाँ से खरीदा गया, वहां से खरीदा गया। होता बहुत बार। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अपने खुद के नैतिक मूल्य नहीं होते। बहुत सारे अध्यापक भी ऐसे हैं जिनके अपने नैतिक मूल्य नहीं होते। ये सच्चाई है, यही हकीकत है। तो बच्चे उस पर सब पे डाउट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, पिछले एक बार दिल्ली पुलिस का आया था, अ, एक सेगमेंट था दिल्ली पुलिस में ही, शायद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल था, AWTPO। तो मतलब एक बच्चा मुझसे ही प्रयास में था डीलिंग के। वो अपने दोस्त से बात करा रहा था, खुद भी बात नहीं करी, अपने दोस्त से बात कराई। उसने कहा जी वो बात करना चाहता, वो आपके यहाँ आना चाहता है, आप क्या मतलब उसके लिए कर सकते हैं? मैंने कहा भाई कर सकते हैं मतलब? तो उसने बोला जी मतलब आप समझ जाओ। मैंने कहा भाई आप गलत ट्रैक पर हैं।
क्योंकि देखो कुछ भी आप करोगे, खरीद फरोख्त आप करोगे, एक दिन तो बच्चा बोल देगा ना वो। भाई वो बच्चा कैसा हुआ फिर? जो किसी से पैसे लेगा, तो सीधी सी बात है उस बच्चे के लिए पैसे का महत्व ज्यादा है। और पैसे का महत्व जिसके लिए ज्यादा है, तो गुरु का महत्व तो बचा नहीं फिर। और जब गुरु का महत्व नहीं बचा, तो सीधी सी बात है वो बच्चा जिसको किसी ने पैसे दिए वो एक दिन उस बारे में बोल देगा। और तब क्या मार्केट में रह जाएगा, जिसको मार्केट कहते हैं लोग। तब स्टूडेंट्स के सामने आप कैसे, जब पता चलेगा किसी ने बताया भैया इन्होंने खरीदा, तो कैसे आप मतलब चेहरा कैसे मिला सकते हैं? वो तो अध्यापक धर्म नहीं हो सकता फिर। क्योंकि मेरा मानना ये है, अध्यापक को कम से कम अपने बारे में विचार करना चाहिए कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं ऐसे, मतलब वो कुकर्म है यार। एक पीढ़ी को आप इंस्पायर करने की बजाय गलत ट्रैक दिखा रहे हैं, ये भी एक रास्ता हो सकता है। वो बात अलग है कि कोई बच्चा है, आपको लग रहा है कि भाई उसके आर्थिक हालात मजबूत नहीं है, उसकी कुछ हेल्प आप इन फ्यूचर कर पाए, तो वो प्रॉमिस उससे कर दीजिए कि जब आपको जरूरत होगी तो हम आपके साथ होंगे। अब इस बार एसएससी जीडी में रैंक 1 है शाहरुख, तो वो कल बिजनौर आया। तो बिजनौर में शाहरुख को हम लोगों ने एक प्रॉमिस किया, उसके लिए हमने गिफ्ट पता है क्या दिया है? उसके लिए गिफ्ट हमने दिया है कि 50 बच्चों को वो अपनी मर्जी से हमसे जो कोर्स दिलवाना चाहे वो उनको पढ़ा सकता है, शर्त ये है कि वो बच्चे गरीब होने चाहिए। हमारी तरफ से ये गिफ्ट है उसको, कि उसकी वजह से 50 बच्चे ऐसे हो, डेडिकेटेड बच्चे, गरीब हो, और उनकी लाइफ डिजाइन हम कर पाए। तो वो बच्चा भी उसको समझता है। उसने कहा जी मेरे लिए इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती। ये बात है ना। सब तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, सब तरह के। 2024 सम्मेलन रूस में आयोजित क्रमवार ब्राजील में आयोजित होता, लेकिन यह रूस के कजाकिस्तान शहर में होगा। देखो, मैंने बताया था ब्रिक्स, क्रम क्या बना? ब्राजील के बाद ही तो रूस में होगा। भाई 2000 आप देखिए 24 में कहाँ पर आपका, 2024 यहाँ पर आपका जोहानसबर्ग, इसके बाद में कहाँ होना चाहिए था भैया? ब्राजील में। लेकिन ब्राजील ने इससे इनकार कर दिया, तो ब्राजील के बाद अब किस में होगा? रूस में होगा। 2024 का जो सम्मेलन है वो रूस में आयोजित हुआ। ब्राजील में होना था, लेकिन यह रूस के कजान शहर में हुआ। यूनेस्को, मुझे बताएं यूनेस्को की कितनी साइट दोस्त हमने पढ़ी थी? बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से। यूनेस्को, यूनेस्को की कितनी साइट आपने पढ़ी थी, मुझे बताएंगे? बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे होंगे, आगे आएंगे, आगे आएंगे, बताएंगे। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। देखो मैंने आपको बताया था यूनेस्को ने भारत में कितनी साइट लिस्ट की हुई है, 43। और 43 लाइट साइट कैसी थी भैया? कुछ कल्चरल भी होती हैं आपका, कुछ नेचुरल भी होती हैं। तो यूनेस्को देखता है पूरी दुनिया में जो एजुकेशनल से रिलेटेड आपका इंस्टीट्यूट्स है, जो विज्ञान से संबंधित है या कल्चरल से संबंधित है, तो उन सब पर नजर रखता है कि भाई कहीं ऐसा तो ना हो कि ये अपनी पहचान खो देंगे। और अपनी पहचान खो देंगे तो फिर कोई अर्थ नहीं बचता। शालिनी जी एकदम ठीक आंसर दिया है, विक्की भाई ठीक आंसर दिया है, खूब, बहुत खूब। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को हुई, लेकिन भारत इसका तब सदस्य नहीं था, अगले वर्ष बना। तो यूनेस्को का सदस्य भारत उसकी स्थापना के अगले वर्ष बना है। इसमें सदस्य 195 हैं। 8 इसके साथ ही आपका कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, मतलब जहां पर हेडक्वार्टर है। तब इसमें 30 देश थे। इसका बैकग्राउंड है, याद नहीं रखना है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजेलो। 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस ये यूनेस्को ने बनाया हुआ है। ये हमने डेज में भी पढ़ा था कि जब 18 की उम्र का पल आता है तो आपको घर की विरासत दी जाती है, जब आप बालिग हो जाते हैं। कुल दुनिया में 1223 स्थल हैं। जुलाई 2021 की बात करें, सबसे ज्यादा इटली में, फिर चाइना में, और भारत के 43 हम पहले ही पढ़ चुके। भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, इसको बोलते यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, कौन सी है? यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है। कौन से सेशन के लिए? 46 के लिए। अब से पहले कभी नहीं चुना गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का
जो 46वां सेशन है जिसके लिए इंडिया को चुना गया वो 2024 में हुआ, और 2024 में कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। विश्व धरोहर समिति मतलब भैया इसमें कुछ देश होते हैं जो शामिल होके ये बताते हैं कि भाई जैसे भारत की 43वीं साइट कौन सी है? मोइदम्स। मोइदम्स किसी एक व्यक्ति ने थोड़ी ना चुन ली होगी कि भाई मोइदम्स को 43वीं साइट बनाते थे इंडिया की, नहीं। वो 21 कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी अर्थात विश्व धरोहर समिति में है। तो वो 21 देश कहते हैं हाँ ठीक है इसको संरक्षित करना होगा, इसको मार्क करते हैं। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी वर्मा हैं। भारत में यूनेस्को की 43 विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर पूरी दुनिया में वो आपका गालापागोस आइसलैंड है जो इक्वाडोर का है। गालापागोस आइसलैंड कहाँ का? इक्वाडोर का। G7 ध्यान से देखिए। जी देखो जितने भी कंट्रीज हो, चाहे G4 हो, चाहे G20 हो, चाहे G77 हो, जी का मतलब होता है ग्रुप। लिखेंगे एक बार, G4 क्या होता है? ग्रुप। क्या होता है? G4 होता है ग्रुप, अर्थात ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ग्रुप ऑफ कितने देशों का? 7 कंट्रीज। और ये 7 देश विकसित देश हैं। दरअसल में पहले तो होते थे G8। G8 होते थे, इनको बोलते थे हम क्या? आपका जज कैब में बैठ के गया FIR कर रहे, यानी जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस। पहले 8 हुआ करते थे। इनको दुनिया के उस समय के विकसित या दुनिया की शक्तियां भी हम कहते हैं। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। जर्मनी, जापान, कनाडा इसमें बाद में जुड़ा 1976 में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। आप देखें कौन सा इनमें से नहीं है, तो आप कहेंगे रूस भैया नहीं है, तो यानी 8 में से रूस को बाहर क्यों कर दिया G8 से? 1998 में रूस जुड़ा था, रूस इसका 8वां सदस्य था। 7वां सदस्य कौन था? कनाडा। यानी 6 तो पहले से हो गए, जर्मनी, जापान, ठीक है, कनाडा। कनाडा कब जुड़ा है? ये बाद में जुड़ा। अमेरिका, ब्रिटेन पहले से थे, फ्रांस, इटली पहले से थे, रूस सबसे बाद में जुड़ा। रूस ने क्या किया? अपने पड़ोस में 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसका अपोजिशन किया बाकी ग्रुप के कंट्रीज जो हैं उन्होंने कि भाई तुमको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन रूस ने वो कब्जा नहीं छोड़ा। तो इन्होंने बोला हम इस संगठन से रूस को बाहर करते हैं, और रूस को जो है 2014 में क्रीमिया जो उसने आपका एक्वायर कर लिया उसकी वजह से बाहर कर दिया गया रशिया को। 2023 में जापान के हिरोशिमा में हुई थी अध्यक्षता। G20, मुझे बताओ G7 का सदस्य भारत है या नहीं है? पूछ लेता है भारत किसका सदस्य नहीं है, पूछ लेगा आपसे ऐसे। G20, तो यहां पे जी का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ 20। लेकिन अभी वर्तमान में तो G20 नहीं रहा है। अभी बात करते हैं उस बारे में। इसमें क्या होता है, जो इसके सदस्य हैं, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, उनके एक तो फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बोले? भैया आप कहेंगे निर्मला सीतारमण जी है। और वहां के जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें आपका गवर्नर कौन बने अभी फिलहाल, बताएं? तो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर्स और वहां के जो सेंट्रल बैंक है उनका एक ग्रुप होता है। 1999 में G20 को बनाया गया कि इन देशों का विकास करेंगे। इसमें क्या होता है, 19 तो कंट्रीज है और एक है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन याद है? यूरोपियन यूनियन में मैंने आपको बताया था भैया ब्रिटेन ने इसको एग्जिट कर दिया था, फिर इसमें 27 देश हैं आपका। तो 27 देश और 19 देश ये। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, नहीं की थी, अब तो ये बात पुरानी हो गई। तो क्या बोलेंगे? 2030 तक इन्होंने क्या बोलेंगे? G20 की अध्यक्षता की थी। G20 2023 का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था भारत में, जिसमें आपका शेरपा का मतलब जिसने लीड किया हो, वहां पे जो नेतृत्व करते हैं वो अमिताभ कांत थे। ठीक है। और मुझे बताएं अभी G20 में किसको जोड़ा गया आपका? तो ये G20 को क्या किया गया भैया? G21 किया गया। और G21 में कौन शामिल किया गया था आपका? उसका नाम आपको लिखना है, ये आपने खूब पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में। भारत मंडपम में जब साथी G20 का सम्मेलन आयोजित हुआ था, बहुत बढ़िया, संजय मल्होत्रा बने भैया रिजर्व बैंक के नए गवर्नर। ये याद है कि इसमें अफ्रीकन यूनियन को, किसको कभी भी पूछा जाएगा, G20 को G21 किया गया, तो इसमें कौन शामिल हुआ था? अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ। अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ। कौन? अफ्रीकन यूनियन। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक,
ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, स्थापना याद रख लेना 2015 बस, एशियाई देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। G4, आप सब लोगों को मैंने बताया था, क्या भारत स्थायी सदस्यता चाहता है यूनेस्को की? मैंने कहा था भारत के अलावा अन्य देश है, जैसे ब्राजील प्रमुख है, जर्मनी प्रमुख है, ये भी चाहते हैं कि वो यूएन में स्थायी सदस्य बने। अच्छा, इस सबसे पहले मेरा प्रश्न आप सबसे ये है, मुझे बताइए यूएन में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे भैया स्थायी देश आपने बताए थे 5 होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, यही 5 स्थायी हैं। उसके अलावा 10 अस्थायी चुने जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल यूएन में हमने पढ़ा था, याद करिए, याद है या नहीं? याद होना चाहिए आपको। तो वो G4 का मतलब है, ये वो हैं जो यूएन में स्थायी सदस्यता पाते हैं। इन सब ने अपना संगठन बना रखा है। इसमें भारत एक है, जापान, जर्मनी और ब्राजील। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। G77, ठीक है, जी का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ 77। तो G4 में भारत है, G20 में इंडिया है, लेकिन G7 में इंडिया नहीं है। G77 में इंडिया, बताएं है या नहीं है? स्थापना 1964 में। G77 जो है ना, आप जानते हैं दुनिया में विकसित देश कम है लेकिन विकासशील देश ज्यादा है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा है। तो विकासशील देशों ने एक संगठन बना रखा है। यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों की अपेक्षा कम मजबूत है, क्योंकि देश इसमें कैसे हैं? विकासशील है। किंतु विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा समूह है। मतलब इससे बड़े कोई ग्रुप नहीं है जो विकासशील देशों को रिप्रेजेंट करता हो। तो कौन सा है? G77, ठीक है। इसके कार्यालय विश्व में कई शहरों में है, जेनेवा, नैरोबी, रोम, वियना, वॉशिंगटन डीसी। जेनेवा में मुख्यालय वाले संगठन के 77 संस्थापक देश थे। तो फाउंडर कंट्रीज 77 थी, इसीलिए इसको G77 कहा गया। लेकिन अभी इसमें 77 कंट्री नहीं है। क्या बोलेंगे? वर्तमान में इसमें क्या बोलेंगे? मैक्सिमम देश 134 विकासशील देश हो गए हैं। पाकिस्तान 2021 तक इसके अध्यक्ष था, ठीक है। रेड क्रॉस की, भारत की बात करेंगे, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और भारत G77 का सदस्य है, ये बात याद रख लेना है, ठीक है। आकाश पवार जी, बहुत शाबाश, वेरी गुड। रेड क्रॉस, मेरठपुर गांव से हो क्या? रेड क्रॉस की बात करेंगे। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, ये किसका साइन है? आपने कहां पे देखा है? किसी गाड़ी या बाइक पे देखा होगा, डॉक्टर की बाइक या गाड़ी पे होता है, हाँ या ना? भैया G20 में जी का क्या अर्थ है? बेटा मैंने बताया ना, जी जहां कहीं भी आएगा उसका मतलब है ग्रुप। मूर्ख बच्चे सो जाता है जब बताते हैं तो बताएंगे भी। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ये क्या है? चिकित्सीय, ये मेडिकल का साइन है। और क्योंकि रेड क्रॉस क्या है? आपका ब्लड कैंप्स लगा के वो ब्लड को इकट्ठा करते हैं और जहां जरूरत होती है वहां सप्लाई करते हैं। तो 1863 में इसको बनाया था हेनरी ड्यूनेंट ने। और नोबेल पुरस्कार, जब हम नोबेल प्राइज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे। हेनरी ड्यूनेंट। वहां पर मैं आपसे पूछूंगा हेनरी ड्यूनेंट को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जो दुनिया में क्या ब्लड की सप्लाई करता है। मुख्यालय जेनेवा, जानलेवा मतलब जान जाने से बचाता है रेड क्रॉस। 3 बार नोबेल मिला। नोबेल मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। एक दिन आप भी ऐसा काम करें कि आपको भी नोबेल मिले। नहीं भी मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा काम बड़ा नहीं हो। क्या बोलेंगे आपका 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1914 से 18। घायल लोग वहां जितने भी थे, चाहे किसी भी ग्रुप की तरफ से हों, चाहे वो अलाइड कंट्रीज की तरफ से रहे हों या आपका वो धुरी राष्ट्रों की तरफ से रहे हों, ये सबकी सेवा करते थे। सबको ब्लड की जरूरत है, फर्स्ट एड देते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के दौरान, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, 5 करोड़ लोग मारे गए, 10 करोड़ लोग इफेक्ट हुए, बोलते लगभग 10 करोड़ लोग घायल हुए, तो उनकी सेवा की है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1 करोड़ लोग मारे गए थे। पढ़ना इनके बारे में, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं वर्ल्ड वॉर के नाम से, कभी आपको टाइम मिले तो। 1963, क्योंकि इसकी स्थापना को हो गए आपका 100 वर्ष। कितने साल हो गए? 1863, इसकी स्थापना के 100वें वर्ष में। तो पहली बार तो दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सर्विस के लिए, दूसरी बार सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने क्या हेल्प की, और तीसरी बार जब इसके 100 साल हो गए, तो कुल 3 बार मिला है। इंटरपोल, इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस।
आपने कभी देखा कोई डॉन लोग होते हैं, डॉन लोग, उनके लिए क्या होता है, बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस अर्थात इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया। रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब क्या होता है कि अपराधी एक से ज्यादा देशों के लिए खतरनाक है। एक से ज्यादा देशों के लिए मतलब उसके जो अवैध कार्य हैं वो एक देश की सीमाओं से बाहर कई देशों को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे मामले इंटरपोल की तरफ चले जाते हैं। 1923 मुख्यालय इसका लियोन्स में है, लियोन्स। अरब लीग, अरब के देशों ने बना रखा है जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं। 1945 हेडक्वार्टर काहिरा, मिस्र में। अंकटाड क्या बोलेंगे? देखो, जब कभी भी किसी भी संस्था के आगे यूएन लगा हुआ है, इसका मतलब यूएन का एक संगठन है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, स्थापना 1964 में। हेडक्वार्टर जेनेवा। अब आप कहोगे भैया ज्यादा हेडक्वार्टर नहीं है जेनेवा में? देखो, जहां पर कोई कल्चर बिल्ड होता है, जैसे आप देखोगे सोशल साइट्स के जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। फेसबुक हो गया आपका या बाकी कोई भी हो गए, क्योंकि फिर उनके फलने और फूलने के लिए वो परिवेश उनको वहां पर मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको जरूरी है वो वहां पर मिल जाता है। ठीक है। मुख्यालय जेनेवा। अध्यक्ष हैं इसके रेबेका ग्रीनस्पेन। सम्मेलन 4 वर्षों में एक बार होता है। सदस्य क्या है? 195। काम आप समझ गए होंगे। यूनाइटेड नेशन का एक सम्मेलन है जो किसको? व्यापार और विकास को देखता है, ट्रेड और डेवलपमेंट को। यूएनडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हर परीक्षा में पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें यूएनडीपी ना पूछा गया हो। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो विकास कार्यक्रमों को देखती है। स्थापना 1965 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष इसके असीम स्टेनर हैं आपके। और मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिकॉर्ड, जिसको बोलते हैं हम HDR। कई बार हम इसको HDI के नाम से आप पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक। अच्छा, आप कैसे तय करेंगे कि कोई मानव का विकास हो रहा है या नहीं? तो उसी के लिए आंकड़े जारी करता है। देख लेते हैं एक बार इसके बारे में डिटेल्स हैं या नहीं है। नहीं है, देखते हैं। मानव विकास सूचकांक, देखो, जब कभी हम HDI की बात करेंगे, जैसे किसी देश में किसी मानव का क्या स्तर है, तो उसके लिए क्या देखना पड़ता है भाई? उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है, जीवन प्रत्याशा कितनी है उसकी, मतलब वो कितना जीवन जी पा रहा है, इसी से तय होगा ना कि उस देश में उसको सॉरी, इसी से तो तय होगा ना कि उस देश में उसको कितनी चिकित्सीय सुविधाएं मिल रही हैं, कहीं लोग मर तो नहीं जा रहे हैं। ओके। एक देखा जाता पर कैपिटा इनकम, PCI, प्रति व्यक्ति आय, उस देश में उस व्यक्ति की आय कैसी है। एक उसके मतलब अन्य मामलों में उसके शिक्षा का स्तर आदि देखा जाता है कि भाई उसकी शिक्षा का स्तर कितना, मतलब लिटरेसी रेट कितना है, तो उसी से फिर डिसाइड होता है। ओके। सर आप महत्वपूर्ण क्यों लिखते हैं इंपोर्टेंट? क्योंकि जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पूछा जाता है। ओके। यूनिसेफ की बात करते हैं। यूनिसेफ UN की ही एक संस्था है, जिसका मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस, क्या बोलते थे इसको? चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड पहले कहते थे, फिर उन्होंने बोला चिल्ड्रन के लिए इमरजेंसी शब्द को हटा दो, तो इमरजेंसी शब्द हटा दिया गया। और आज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, UNCF। बोला नाम नहीं बदला, यूनिसेफ ही रखा है, लेकिन इमरजेंसी वर्ड को हटा दिया है। यूनिसेफ हो गया है। स्थापना 1946 में। जहां UNDP का हेडक्वार्टर है, UN का, UN के तो हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है ना, याद है? सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट का नहीं था, इंटरनेशनल कोर्ट का कहां बताया था मैंने? हेग, नीदरलैंड में बताया था। ओके। इसके प्रमुख हैं ट्रेडेस एडनहोम, पहले अफ्रीकी हैं। यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 में हुई और भारत में इसका कार्यालय नई दिल्ली में 1952 में। कभी भी पूछे आपसे यूनिसेफ, क्योंकि वो पूरी दुनिया में ही बच्चों के लिए काम करती है, वे बच्चों को कैसे ही संरक्षण मिल पाए, उनकी शिक्षा उनको मिल पाए और सुरक्षा उनको मिल पाए, उसके लिए यूनिसेफ काम करता है। तो दुनिया के सभी देशों में है, तो भारत के साथ ही भारत में इसका कार्यालय 1952 में। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम उम्र की सद्भावना राजदूत। इसका मतलब क्या होता है? गुडविल एम्बेसडर। सद्भावना राजदूत का मतलब है जो
पूरी दुनिया को मैसेज दे इसका कि भाई आपको इस एक विशेष क्षेत्र की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। जैसे मिली बॉबी ब्राउन ने ध्यान दिलाया सब लोगों को, किसकी तरफ? बच्चों की तरफ, कि भाई इस दुनिया में जो बच्चे हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। क्वाड, क्वाड इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आज के लिए इतना काफी है, एक बार बताएं। क्वाड इसको बोलते हैं क्वाड। क्वाड का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज। यानी आप दुनिया में देशों को देखो, जैसे भारत यहाँ पर है, वर्ल्ड के मैप पे जानते हो भारत कहाँ पर है? आप कहेंगे जी भैया भारत यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? भैया यहाँ पर है, ठीक है। और मैं पूछूं आपसे जापान किधर है? इधर है। अमेरिका किधर है? इधर है। तो ये क्या बन गया आपका? क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज। यहाँ यूएसए हो गया दुनिया के मैप पे, यहाँ जापान, भारत और इधर क्या आपका? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए बोलते हैं इसको क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद स्थापना 2007 में। इसमें 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। बहुत बार पूछा जाता है कौन सा देश है जो क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड का सदस्य, ठीक है। इसके बाद में आपका एससीओ, अन्य कुछ संगठन बचेंगे, थोड़े ही संगठन है हमारे। ये तो 4-5 और है, खत्म ही कर लें क्या फिर इनको? फिर इनके लिए कल क्लास रखेंगे, 10 मिनट में हो जाएगी। सारा ही कर लेना, इसको खत्म कर लेते हैं प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। 2-3 मिनट और देंगे, टॉपिक ही खत्म हो रहा है फिर, तो ज्यादा नहीं बचा हुआ है। एससीओ, संघाई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम बोले पूरा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 2001 में। इसमें सदस्य देश 9 हैं। नवा देश ईरान है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एससीओ का 9वां सदस्य देश कौन बना है? भारत 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता करेगा। बच्चों देखो देखो, इसमें कभी भी मान के चलो जब 9 से 10 सदस्य होंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। और आप अपने नोट्स में जब भी कभी करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो कभी भी किसी में कोई देश अगर जुड़े और मान के चलिए मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है और आपको है, तो उसको ऐड कर लेना नोट्स में, ओके। भारत 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता की भारत ने। वाराणसी उत्तर प्रदेश 2022-23 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी था। यानी कि क्या था आपका? टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल। किसने उसको प्रमोट किया था? एससीओ ने, संघाई। डब्ल्यूएचओ पूरी दुनिया में, मुझे बताएं विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसकी स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन, 7 अप्रैल 1948 को। पहला जो साथी आपका हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1950 में हुआ। हेडक्वार्टर डब्ल्यूएचओ हेल्थ ठीक करता लोगों की, तो उनको जान जाने से बचाता जेनेवा। प्रमुख इसके गेटरोडोस हैं। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सदस्य देश इसके 193 है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2-3 साल पहले, जो कोरोना आया था, आप सब लोगों को पता अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ की सदस्यता त्याग दी थी, क्योंकि अमेरिका कहता था कोरोना फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? चमगादड़ वाले चाइना को उसने हिट किया था कि भाई ये चाइना की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना फैला है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने क्या बोले कि चाइना के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, तो इसे अमेरिका नाराज हो गया था। अमेरिका ने क्या कर दिया था? डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ दी थी, ठीक है। आगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, मुख्यालय उसका जेनेवा में है, ठीक है। स्थापना उसकी 1919 में हुई। इसके लिए पूरी दुनिया के श्रमिकों को देखता है आईएलओ। डब्ल्यूएमओ पूरी दुनिया के मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल का मतलब मौसम विज्ञान के लिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। मौसम भी अच्छा रहेगा तो जान जाने से बच जाएगी। जेनेवा, स्थापना 1951। विश्व बौद्धिक संपदा, देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? एक तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो फिजिकल है, आपका घर आप छू सकते हैं उसको, आपका पास ट्रैक्टर होगा आप उसको छू सकते हैं, आपके पास साइकिल होगी आप उसको छू के देख सकते हैं, आपके पास अपने कपड़े होंगे आप उनको छू सकते हैं। तो वो सब कैसी प्रॉपर्टी? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन ऐसी संपदा जिसको आप ना छू पाए, जैसे मान के चलिए मैंने आपको एक बताया था कॉपीराइट कितने वर्षों तक रहता है, जरा बताएं। तो आपने कोई पुस्तक लिखी और उस पर एक कॉपीराइट आपको मिल गया, तो वो कॉपीराइट कैसी प्रॉपर्टी है? कॉपीराइट को तो आप छू नहीं सकते, वो तो भैया आप कहेंगे कि सिर्फ भावनात्मक रूप से मौजूद है, ठीक है, अनटचेबल है। तो वो कैसी प्रॉपर्टी होती है? वो बौद्धिक संपदा होती हैं, उनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मुख्यालय जेनेवा और स्थापना 1967 में। FAO, आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था जो खाद्य दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। स्थापना 1945 में। हेडक्वार्टर इटली रोम में। और यही संस्था देती है आपका फूड अवार्ड। यह प्रत्येक अक्टूबर में
विश्व खाद्य दिवस अर्थात 16 अक्टूबर या उसके आसपास दिया जाता है। याद है विश्व खाद्य दिवस जिस दिन क्या हुआ है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 16 अक्टूबर 1945। यूएनएफसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ध्यान से देखना। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, ये पैट में भी पूछ लिया था, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन का मतलब क्या हो गया, मतलब कि एक आपका सभा हो गई। क्लाइमेट चेंज, पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, और आधुनिकता में हम आपका फ्रीज वगैरह जो एसी इनका सबका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड़ हम लगा नहीं रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। ओके। यूएनएफसीसी स्थापित 1992 जलवायु परिवर्तन के लिए अपनाया गया था। 1995 से इसका जो आपका सेक्रेटरिएट है वो वॉन जर्मनी में है। ओके, वॉन जर्मनी में। ये लास्ट है यूनेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेप, यूनेप क्या है, यूनाइटेड नेशंस, यूएन तो जानते ही आप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विकास कार्यक्रम बोल रहा हूँ, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो नैरोबी में है, नैरोबी में। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस थे। मैंने कहा इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, बताएं जरा भैया, इसके हेडक्वार्टर से, और उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हम नहीं भूलेंगे, स्थापना वर्ष नहीं भूलेंगे, बोलो नहीं भूलेंगे, जरूर मार्क करके रखेंगे, सबको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। अगला टॉपिक आएगा आपका अवार्ड का। किसका, अवार्ड्स, अवार्ड्स अर्थात आपका सम्मान। कौन से अवार्ड्स, वो बड़ा छुटका सा टॉपिक होगा, मतलब भाषा तो बड़ी होगी लेकिन याद करने लायक चीज़ें बड़ी कम होंगी। तो कहने का मतलब है अगले 2-3 दिन में हम आपका स्टैटिक जीके के सिलेबस को पूरा कवर कर लें कंप्लीट। फिर उसके बाद में हम आप सब लोगों के साथ में प्रैक्टिस सेशन में है ही, प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको जिन भी पार्ट्स में मेहनत कराना वो सब हम करते रहेंगे। ओके, बाकी बात कर लेंगे, हमारे पास अभी टाइम है। ख्याल रखें अपना बहुत सारा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।